नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी डेट नवंबर के लिए जीके का पार्ट 39 लेके आ चुका हूं। देखिए, पार्ट 39 का जो पहला क्वेश्चन है कि राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है। राज्यसभा की अध्यक्षता की अगर बात की जाए तो वो करता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। अगर यहाँ से मैं बात करूँ और क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। अगर बात की जाए राज्यसभा की सभापति की तो वो भी उपराष्ट्रपति ही होता है। क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़। क्या नाम है भैया? जगदीप धनखड़ जो है वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति है। देखिए, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति बनने के लिए जो है उम्र है वो भी 35 वर्ष होनी चाहिए, और अगर आपको उपराष्ट्रपति बनना है तो भी उम्र आपकी 35 वर्ष ही होनी चाहिए। तो इसमें दोनों एज क्राइटेरिया जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए सेम रखा गया हमारे देश में। देखिए, जो राष्ट्रपति होता है वो देश का प्रथम नागरिक होता है, और उपराष्ट्रपति जो है वो देश का द्वितीयक नागरिक होता है। क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति को कितने साल के लिए चुना जाता है। तो उपराष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो इसको 5 साल के लिए चुना जाता है। वहीं राष्ट्रपति को भी 5 साल, उपराष्ट्रपति को भी 5 साल। और उपराष्ट्रपति को जो शपथ एवं त्यागपत्र है वो दोनों ही राष्ट्रपति दिलाता है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, किसी राज्य का मुख्यमंत्री उत्तरदायी होता है। अगर बात की जाए कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री उत्तरदायी होता है तो कहाँ का? तो विधानसभा का। तो याद रखना है कि विधानसभा का जो मुख्यमंत्री जो है वो विधानसभा के लिए उत्तरदायी होता है। अगर बात की जाए यहाँ से विधानसभा की, तो विधानसभा हिमाचल प्रदेश की तो 68 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में। सबसे ज़्यादा सीटें कांगड़ा में है और सबसे कम जो सीटें हैं वो लाहौल स्पीति और किन्नौर में है। लाहौल स्पीति और किन्नौर में जो विधानसभा की है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर एक एक सीट है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है। इनका नाम आप जो है बिल्कुल याद रखेंगे, बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चे बच्चे को पता होगा। अगर पूरे भारत की विधानसभाओं की बात की जाए तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो विधानसभा की जो सीटें है वो उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। कितनी सीटें हैं यूपी में विधानसभा की? तो बोलेंगे 403 सीटें हैं यूपी में। अगर यहाँ से बात की जाए वेस्ट बंगाल में कितनी है, तो पश्चिम बंगाल में जहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वेस्ट बंगाल में कितनी है? वेस्ट बंगाल में 294 है। अगर बात की जाए सबसे कम विधानसभा की सीटें भारत के किस राज्य में है, तो वो सिक्किम में है। मात्र और मात्र कितनी सीटें? 32 सीटें। अगर यहाँ से मैं बात करूँ पंजाब में कितनी है, तो पंजाब में 117 है। वहीं महाराष्ट्र में 288 के आसपास है। और आपके उत्तराखंड हमारा पड़ोसी राज्य, वहाँ पे 70 है। अभी हरियाणा में चुनाव, और हरियाणा के जो दूसरे बार जो मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं नायब सिंह सैनी। तो नायब सिंह सैनी और हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें। इस बात को आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। यहाँ से मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। अगर आप नोट्स लेना चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट के, आपके पास नॉन मेडिकल है, मेडिकल है, आपके पास साइकोलॉजी, जीके, ऑल नोट्स हमारे बैच के अगर आप लेना चाहते हो तो ये हमारा नंबर है 7876145409। आप जल्दी इन नोट्स को पढ़ लें, क्योंकि इन नोट्स को पढ़ने में भी हैंड रिटन ये नोट्स है। 20 से 25 दिन आराम से लग जाएंगे। तो आप इन नोट्स को जो है ज़रूर जो है हमसे अवेल कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो आप इस नंबर पर जल्दी कॉन्टैक्ट कर लें। अगले क्वेश्चन की मैं यहाँ से बात करता हूँ कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल बताए गए हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी विजुलाइज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो याद रखना कि भारतीय संविधान में जो है वो 3 प्रकार के आपातकाल बताए गए हैं। ये कौन कौन से आपातकाल हैं? तो ये है नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर मैं बात करता हूँ नेशनल इमरजेंसी की, राष्ट्रीय आपातकाल की, तो नेशनल इमरजेंसी अनुच्छेद 352 के तहत लगाई जाती है। अगर स्टेट इमरजेंसी की बात की जाए तो अनुच्छेद 356, और अगर वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की जाए तो अनुच्छेद नंबर 360। अब परीक्षा में क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेता है कि जो अनुच्छेद नंबर 360 है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो भारत में कितने बार लगाई गई है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो भारत में भैया एक बार भी नहीं लगाई गई है। इस बात को आपने याद रखना है, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। अगले क्वेश्चन की ओर जाता है कि भारत में योजनाओं का उद्देश्य आता है। प्लानिंग इन इंडिया डिराइव्स इट ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम। देखिए, भारत में जो योजनाओं का उद्देश्य आता है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से आता है, जिनको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। डीपीएसपी की अगर बारे में बात की जाए, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन रहेंगे, तो डीपीएसपी जो है वो अनुच्छेद नंबर 36 से 51 तक डीपीएसपी की बात की जाती है। पहले तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, कहाँ से लिए गए हैं डीपीएसपी, भारतीय संविधान के किस पार्ट में आता है, किस भाग में आता है। तो भारतीय संविधान के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 भाग 4 में इनकी बात की जाती है। और अगर बात करूँ मैं कहाँ से लिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये भी क्वेश्चन आया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड देश से लिए गए, इस बात को भी आपने याद रखना है।
देखिए डीपीएसपी में कुछ आर्टिकल्स है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 40 ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 40 जो है वो डीपीएसपी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसी प्रकार 40 में क्या बताया गया, 40 में बताया गया ग्राम पंचायतों का गठन। तो ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद नंबर 40 में इसकी बात होती है। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ आर्टिकल नंबर 44, तो आर्टिकल नंबर 44 में बात की जाती है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। और भारत में समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य तो कौन है? उत्तराखंड। क्वेश्चन ये भी आता है कि 48 का ए डीपीएसपी के अंतर्गत ही आता है। और 48 के ए में जो है वो पर्यावरण के संरक्षण की बात की गई। किसकी बात की गई है? पर्यावरण के संरक्षण की। 39 का ए भी इसके अंदर ही आता है। 39 के ए में जो है वो फ्री कानूनी सहायता सभी को दी जाएगी। और 39 में जो अगर आर्टिकल 39 की खाली बात करते हैं तो आर्टिकल 39 में जो है वो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अब कल एक का कमेंट आता है और वो कमेंट करके बोलते हैं कि आप एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन बताते हो, खिचड़ी पक जाती है। भैया अगर आप एक क्वेश्चन का एक ही क्वेश्चन सुनोगे, अभी मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के लिए डीपीएसपी के बारे में, अब डीपीएसपी के बारे में मैंने 10 क्वेश्चन आपको यही बता दिए। आपको ऐसा तो नहीं होगा ना कि यही क्वेश्चन आएगा कि भारत में योजनाओं का उद्देश्य जो है वो डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। तो आपको ये अगर आपकी ये सोच है तो आप कभी भी ज़िंदगी में टेट क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो उनका मैसेज आया था कि खिचड़ी पक रही है, ये खिचड़ी जो पक रही है भैया, मुझे लगता है कि आपके दिमाग में खिचड़ी पक रही है कि आप एक ही क्वेश्चन याद करना चाहते हो। तो जो अच्छे बच्चे हैं और जो हमारे साथ डेली जुड़े हैं उनको मैं यही यहाँ से कहना चाहूँगा कि आपको बहुत अधिक फ़ायदा मिल रहा है। आप कॉपी पेंसिल लीजिए, यहाँ पे चालू काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक क्वेश्चन को बनाने के लिए 5 मिनट लग जाते हैं। मैं आपको यहाँ से इतना बताना चाहता हूँ, तो आप बिल्कुल सीरियस होकर पढ़े। आपको देखो यहाँ पे डीपीएसपी के मैंने सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 40 बता दिया, 39 बता दिया, 39 का ए बता दिया, 48 का ए बता दिया, तो इंपॉर्टेंट सारे बता दिए, 44 बता दिया। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। अब बताओ आप अगर यहाँ से क्वेश्चन कहीं से रहता है, आयरलैंड से लिया है, 36 से 51 ये इनकी बात होती है, भारतीय संविधान के भाग 4 में रहता है। तो अगर यहाँ से अब क्वेश्चन कहीं से रहेगा तो आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। तो यहाँ से देखो ये पैटर्न सबसे अच्छा रहता है, मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई पैटर्न होगा। और इसके बाद मैं अगली क्वेश्चन की बात करता हूँ कि प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई। तो भारत में पहला जो लॉ कमीशन है ये सेटअप किया गया था 1955 के आसपास ये किया गया था। ज़्यादा हम यहाँ से बात नहीं करेंगे। देखिए उस टाइम जो अटॉर्नी जनरल होते थे MC सेटवाल्ड, इनके शासनकाल के दौरान, सेटवाल्ड उनके शासनकाल के दौरान ही आया। ये अटॉर्नी जनरल होते थे MC सेटवाल्ड उस समय। अगला क्वेश्चन है पार्लियामेंट्री इलेक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड बाय। देखिए जो संसदीय चुनाव होते हैं इनको जो ऑर्गेनाइज किया जाता है, इनको जो आयोजित किया जाता है वो किसके द्वारा इनको आयोजित किया जाता है? तो इनको जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो आयोजित किया जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ से इलेक्शन कमीशन के बारे में ये भी बन सकता है कि चुनाव आयोग के जो है वो चुनाव आयुक्त कौन है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के जो है वर्तमान में वो है राजीव कुमार। राजीव कुमार जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त है। लेकिन पहले चुनाव आयुक्त कौन है भारत के? तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो क्या बोलेंगे आप? तो इनका नाम है सुकुमार सेन। क्या नाम है? सुकुमार सेन। और इनको जो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इनको अपॉइंट जो करता है वो राष्ट्रपति करता है। अगले क्वेश्चन की मैं यहाँ से बात करता हूँ कि वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है। अगर यहाँ पे फाइनेंस कमीशन की बात की जाए तो इसको अपॉइंट किया जाता है 5 वर्षों के लिए। इसका गठन 5 वर्षों के लिए किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की बात करता है? तो अनुच्छेद नंबर 280। अनुच्छेद नंबर 280 जो है वो वित्त आयोग की बात करता है। वित्त आयोग में एक चेयरमैन होता है और 4 अन्य सदस्य। तो याद रखना चेयरमैन के साथ और कितने सदस्य होते हैं? तो 4 अन्य सदस्य होते हैं। वर्तमान में 16वां वित्त आयोग की बात हो रही है, 16वां वित्त आयोग चल रहा है। तो उसके चेयरमैन कौन है? तो 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं इनका नाम है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। क्या नाम है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। और भारत के जो वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है, इनका नाम है निर्मला सीतारमन। क्वेश्चन कुछ भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन चांस बनता है, आपको खिचड़ी नहीं लगनी चाहिए भाई। जिसको खिचड़ी लग रही है उसके लिए बहुत सारे चैनल बने हैं यूट्यूब पे, फिर हर एक व्यक्ति चैनल बना रहा है। अगला क्वेश्चन की बात करता हूँ कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है। आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए यार। जब तक आप समझेंगे नहीं, जब तक आप कठोर प्रयास नहीं करेंगे, आप सोचेंगे यार इतने सारे क्वेश्चन बता रहा है कैसे याद करूँ। कॉपी पेन लीजिए, उसको लिखिए, स्लो प्लेबैक में स्पीड में सुनिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है? देखिए इम्पीचमेंट की बात हो रही है, मतलब कि राष्ट्रपति को भी उसके पद से हटाया जा सकता है। किस प्रक्रिया के द्वारा? बोलेंगे महाभियोग, इम्पीचमेंट के द्वारा। देखिए महाभियोग जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 61 में बताया गया इसके बारे में। और बताया गया है कि संसद जो है वो जो राष्ट्रपति पर जो है वो महाभियोग लगा सकती है। राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए, थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। और राष्ट्रपति की अगर शपथ की बात की जाए
जाएँ तो शपथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो CJI होते हैं ना, मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को। और CJI को कौन दिलाता है? CJI को वापस राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो आपस में दिलाते हैं दोनों के दोनों, ये भी आपको बात याद रखनी है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति के चुनाव की बात अनुच्छेद नंबर 54 में की जाती है। राष्ट्रपति की शपथ की बात अनुच्छेद नंबर 60 में की जाती है। राष्ट्रपति के पद की रीति, चुनाव की रीति किस प्रकार का मैनर होगा इलेक्शन का, अनुच्छेद नंबर 55 में की जाती है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति के बारे में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रहती है। और संसद जो है राष्ट्रपति पर क्या लगा सकती है? महाभियोग की प्रक्रिया लगा सकती है। अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात करता हूँ कि राज्यसभा की अधिकतम संख्या होती है। देखिए, अगर बात की जाए राज्यसभा की, तो राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है वर्तमान में वो 250 है। लेकिन वर्तमान में वैसे अधिकतम 250 है, मैक्सिमम 250 है। लेकिन वर्तमान में कितने बैठते? तो वर्तमान में मात्र और मात्र 245 यहाँ पे चुने जाते हैं। और 245 में से भी 12 जो है वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा परीक्षाओं में पूछा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य राज्यसभा के लिए भेजे जाते हैं। तो याद रखना 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के लिए, राज्यसभा के लिए भेजे जाते हैं, इस बात को याद रखना। और अगर लोकसभा की ही बात कर ले तो लोकसभा में अधिकतम संख्या 550 है और वर्तमान में जो है वो 543 सदस्यों को जो है वो नॉमिनेट किया जाता है लोकसभा के लिए, इस बात को आपने याद रखना है। और जो साल 2024 में जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, कितने सीटों पे हुआ था? तो 542 सीटों पे हुआ था, क्योंकि गुजरात की सूरत सीट को भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही BJP पार्टी ने जीत लिया था। इस क्वेश्चन को आपने याद रखना है। और विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी, इस क्वेश्चन को आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, अगला क्वेश्चन जो यहाँ से बात कर रहा है कि जेट स्ट्रीम पाया जाता है। अगर जेट स्ट्रीम की बात की जाए तो ये जेट स्ट्रीम पाया जाता है क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फियर में। वायुमंडल की है बहुत सारी परतें और इन परतों के बारे में डिस्कस करते हैं आपके साथ बहुत ही खास तरीके से। सबसे नीचे जो यहाँ पे है वो है क्षोभ मंडल, जिसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। फिर ट्रोपोस्फियर के बाद है स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर जिसको समताप मंडल कहा जाता है, समताप मंडल। फिर उसके बाद है भैया आपका कौन सा मंडल? उसके बाद है आपका मध्य मंडल, जिसको कहा जाता है मीजोस्फियर। मीजोस्फियर, यहाँ पे हमारे पास पेन नहीं है पूरा तो हम लिख नहीं पा रहे ढंग से। उसके बाद है आइनोस्फियर, आइनोस्फियर जिसको कहते हैं आयन मंडल। और फिर उसके बाद जो है वो कौन सा है? वायुमंडल। तो क्वेश्चन यहाँ से 2 ही आता है, एक्सोस्फीयर जिसको बोलते हैं वायुमंडल को। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि सबसे भीतरी वायुमंडल की सबसे निचली परत, तो बोलेंगे ट्रोपोस्फियर है ना। क्वेश्चन आपको परीक्षा में आएगा वायुमंडल की ऐसी परत जहाँ पे तापमान समान रहता है, तो समताप मंडल। देखिए, वायुमंडल की ऐसी परत जहाँ पे मौसमी घटनाएं पाई जाती है, ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल। वायुमंडल की ऐसी परत जहाँ पे ओजोन परत पाई जाती है और ओजोन परत को मापने की इकाई है डॉप्सन इकाई, और ओजोन परत जो पाई जाती है वो समताप मंडल में ही पाई जाती है। समताप मंडल में कभी कभार पक्षाप बादल भी दिखाई देते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। सबसे ठंडा जो मंडल है वो मध्य मंडल है। अंतरिक्ष से आने वाले सभी उल्कापिंड जो है यहाँ पे उनका विनाश हो जाता है, उनका नाश हो जाता है मध्य मंडल में, इस बात को आपने याद रखना है। क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से अगर बताना चाहूँ अगले क्वेश्चन की, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अधिक से अधिक अपने मित्रों तक, बीएड ग्रुप तक शेयर करें, और जितने भी आपके दोस्त टेट की तैयारी अब करें उन सभी लोगों तक आप इस वीडियो को पहुंचाएं। अगर आपको वीडियो में थोड़ा भी कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ज़रूर आप सभी लोगों तक इन क्वेश्चन को पहुंचाएं, क्योंकि अब क्वेश्चन बहुत अच्छे आने वाले हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ अगर आपका TGT आर्ट्स का एग्जाम है 90 नंबर का जीके रहने वाला है, और अन्य एग्जाम है तो भी आपका 30 नंबर का जीके रहने वाला है। तो आपको सीरियस होकर जीके पढ़ना पड़ेगा, जीके स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ये स्कोरिंग भी, और ये जो है ऐसा भी होता है कि कभी कभार यहाँ से 10 नंबर भी नहीं बनता है, इसलिए पहले ही मेहनत कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि फिजी राजधानी है। अगर फिजी की कैपिटल की बात की जाए तो सुवा जो है वो फिजी की कैपिटल है, और भी बहुत सारी, और यहाँ की जो करेंसी है वो डॉलर है। फिजी की करेंसी डॉलर है, सुवा यहाँ की कैपिटल है। क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या बन सकते हैं? क्वेश्चन बन सकते हैं कि वियतनाम की कैपिटल का क्या नाम है? तो वियतनाम की कैपिटल का नाम है हनोई। उसी प्रकार यूक्रेन और रूस की आजकल धमाकेदार वॉर चल रही है। रूस की कैपिटल पूछी जा सकती, तो रूस की कैपिटल है मॉस्को, और वहाँ का करेंसी जो है रूबल है, इस बात को आपने याद रखना है। और यूक्रेन की राजधानी का नाम, तो यूक्रेन की राजधानी का नाम है कीव। नेपाल की आपको बताया काठमांडू, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है, बांग्लादेश की ढाका है, कजाकिस्तान की अल्मारा है, जापान की टोक्यो है, मालदीव की बहुत आसान है, मालदीव से माले, कंबोडिया का नाम पेने है, ईरान की तेहरान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भूटान की थिम्पू है। तो ये सारी की सारी आपको याद रखनी जो मैंने आपको अभी बताई। स्लो में आप सुन सकते हो, मेरी वीडियो को 0.75 में सुन सकते हो। जहाँ आपको फास्ट लगता है वहाँ पे वीडियो रोक लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। भारत किसका सबसे बड़ा देश है, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब यहाँ पे चाय दिया है तो मैं चाय की यहाँ से बात कर लेता हूँ। तो अगर मैं चाय की बात करता हूँ, ये मैंने आपको क्वेश्चन
दे के रखा है, आपको घर में अपने आप में जो है इसको ढूंढना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है कि भारत इनमें से सबसे बड़ा उत्पादक देश किसका है। तो यहाँ पे अगर मैं चाय की बात करता हूँ तो चाय जो है भारत में जो फेमस है वो दार्जिलिंग टी बहुत फेमस है। और दार्जिलिंग टी भारत की ऐसी टी है जिसको सबसे पहले 2003 में जीआई टैग मिला। तो भारत में जीआई टैग हासिल करने वाली पहली चाय जो है वो दार्जिलिंग टी है, इस बात को आपने याद रखना है। हम हिमाचल प्रदेश से आते हैं और हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा टी बहुत फेमस है। कांगड़ा टी की अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश की चाय कहाँ की फेमस है, तो कांगड़ा की बहुत फेमस है। अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात की जाए, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से बोल रहा है कि हड़प की नीति के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ। अगर हड़प की नीति की बात करते हैं तो देखिए, आपने ये क्वेश्चन बहुत बार मुझसे भी सुना होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो ये नीति लाई गई थी, ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाई गई थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाई गई थी। देखिए, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा और भी भारत में बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में जो सर्वप्रथम रेलवे चलती है, कब चलती है, तो ये अप्रैल 1853 में सबसे पहले भारत में रेलवे लाइन चलती है। रेलवे लाइन को बिछाया जाता है और ये रेलवे लाइन जो है वो 34 किलोमीटर चलती है। मुंबई से ठाणे के बीच में ये रेलवे लाइन चलती है। ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। मुंबई से ठाणे के बीच में ये रेलवे लाइन चलती है, इस बात को आपने याद रखना है। 34 किलोमीटर ये टोटल चलती है। कितनी चलती है? 34 किलोमीटर ये टोटल चलती है ये रेलवे लाइन, इस बात को आपने याद रखना है। लॉर्ड डलहौजी ने एक तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति लाई थी। भारत में तार सेवा भी इनके ही शासनकाल के दौरान जो है शुरू हुई थी। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनको इसका भी क्रेडिट जाता है लॉर्ड डलहौजी को। चार्ल्स वुड डिस्पैच कमीशन भारत कब आया? पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच कमीशन 1854 में भारत आता है। और जब चार्ल्स वुड डिस्पैच कमीशन भारत आता है तो भारत की वॉइसरॉय कौन थे? लॉर्ड डलहौजी ही थे। अब भैया नाम लॉर्ड रिपन का यहाँ पे, लॉर्ड रिपन की अगर बात करता हूँ तो लॉर्ड रिपन के टाइम सर्वप्रथम जो है वो भारत में नियमित रूप से जनगणना हुई थी 1881 के आसपास, इस बात को आपने याद रखना है। बड़ा नाम है, स्थानीय स्वशासन का पिता इनको कहा जाता है लॉर्ड रिपन को, इस बात को भी आपने याद रखना है। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अगर मैं इनको कहूँ तो ये बिल्कुल ठीक रहेगा। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान जो है वो बंगाल का जो विभाजन हुआ था, तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन, कालका शिमला रेलवे लाइन जो चली थी भारत की सबसे शिमला की जो सबसे पुरानी जो अगर मैं कहूँ तो रेलवे लाइन जिसको बिछाया गया था कालका शिमला रेलवे लाइन, तो ये 1903 के आसपास जो है। और पठानकोट से जोगिंदर नगर ये भी एक रेलवे लाइन थी जिसको 1926 के आसपास बिछाया गया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ से और जो टेट परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, 3 क्वेश्चन बताऊंगा और तीनों ही क्वेश्चन को मित्रों ध्यान से सुनना है। भारत के पहले गवर्नर जनरल, क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में, तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, इस बात को आप याद रखें। अगर पूछा जाएगा बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। क्या नाम था? वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन यहाँ से मित्रों ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सती प्रथा पर रोक किसके द्वारा लगाई गई, तो सती प्रथा पर रोक भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा लगाई गई थी। कब लगाई गई थी सती प्रथा पर रोक? 1829 में सती प्रथा पे सर्वप्रथम मित्रों रोक लगाई गई थी। मोस्ट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उसी प्रकार जो है वो भारत के पहले वायसरॉय कौन थे, तो भारत के पहले वायसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के पहले वायसरॉय थे। और 10 मई 1857 को जो है वो 1857 की जो क्रांति है वो शुरू हुई थी। इस क्वेश्चन को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से बात कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस तल से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी, तो कांसे की जो नर्तकी की जो मूर्ति है वो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई थी। मोहनजोदाड़ो से और क्या क्या प्राप्त हुआ था? मोहनजोदाड़ो से जो है बहुत सारी चीज़ें जो है प्राप्त हुई थी, जो कि मैं अपनी प्रीवियस पार्ट्स में बता चुका हूँ। मोहनजोदाड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे क्या क्या सिंधु घाटी सभ्यता से पूछ सकता है और क्वेश्चन पूछने के चांसेस यहाँ से रहते भी है। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदाड़ो किस देश में है? पहले तो पता आप सोचेंगे भारत में नहीं भैया, भारत में नहीं है, पाकिस्तान में है मोहनजोदाड़ो, पाकिस्तान में है वर्तमान में मोहनजोदाड़ो। और किस नदी के किनारे, तो आसान भाषा में बोलेंगे सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और कांसे की नर्तकी की मूर्ति यहाँ से मिली थी और यहाँ से विशाल स्नानागार मिला था, ये भी आपको याद रखना है। ईंटों से बने हुए घर भी यहीं पे मिले थे। हड़प्पा दिया है तो मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। और हड़प्पा की जो खोज है वो 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल खोजा गया था हड़प्पा।
दयाराम साहनी जी के द्वारा की गई थी। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है ये। उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन का शहर था वो लोथल था। लोथल कहाँ है वर्तमान में? तो लोथल गुजरात में है। उसी प्रकार कालीबंगा कहाँ पे? तो कालीबंगा भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। ये जो है वो राजस्थान में स्थित है। तो ये सारी चीज़ें आपको, कालीबंगा का जो अर्थ होता है वो होता है काले रंग की चूड़ियाँ। तो आपको धोलावीरा, धोलावीरा भी है, धोलावीरा भी गुजरात में स्थित है। इस बात को आपने, चंदुद्रो कहाँ पे? और हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है, पाकिस्तान में है। और लोथल की अगर बात करें, लोथल गुजरात में, धोलावीरा भी गुजरात में ही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, धोलावीरा और राखी गढ़ी और बनावली, ये दोनों के दोनों जो है कहाँ पे? तो राखी गढ़ी और बनावली जो है वो कहाँ पे है? तो राखी गढ़ी और बनावली जो है ये आपके हरियाणा में स्थित है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हमारी तो प्लीज़ सभी दोस्तों तक शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब दें और इसी तरह हमारे साथ जुड़ते रहे। आपके बीच हर दिन वीडियो आती रहेगी, कभी साइकोलॉजी की, कभी जीके की। साइकोलॉजी की हमारी टोटल 20 वीडियो आएगी, जिसमें आपकी 20 क्वेश्चन जो है परीक्षा के लिए पक्के हो जाएंगे। ये बात आप याद रखना, क्योंकि 20 क्वेश्चन हमेशा पक्के होते हैं, क्योंकि हम साइकोलॉजी, कोई भी चीज़ हम अगर यूट्यूब के अंदर पढ़ाते हैं तो बहुत डिटेल से पढ़ाते हैं। और तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश। जरूर लिखे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, हर हर महादेव, शंभो, हर हर महादेव।